नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में सबसे पहले जो खबर हम आपको देने वाले हैं वो शिक्षकों की छुट्टियों से जुड़ी हुई है। देहरादून से खबर, प्रदेश के शिक्षकों की छुट्टियों से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। दरअसल असमंजस बरकरार है कि छुट्टियां दी जाएंगी या फिर नहीं। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर छुट्टियों को लेकर, क्योंकि कोरोना काल में 9 महीने से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कोरोना काल में 9 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं शिक्षक, और ऐसे शिक्षकों की सर्दियों की छुट्टियों पर ब्रेक लग सकता है। शिक्षक संगठन छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उनको छुट्टियां मिलें, लेकिन इस पर निर्णय होगा, जल्द होगा। जिस बाबत एक मुलाकात भी है, आज ही निर्णय हो जाएगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावना है कि कोई किसी एक निर्णय पर जरूर सरकार पहुंच जाएगी। शिक्षक और सरकार में छुट्टियों को लेकर घमासान है, क्योंकि जो संघ है वो चाहता है कि छुट्टियां दी जाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, लेकिन सरकार ये देख रही है कि स्कूल तो आ नहीं रहे बच्चे, सबकी छुट्टियां एक तरीके से हैं और घर से ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विनोद, सबसे पहले तो कितने बजे मुलाकात होने वाली है ये दर्शकों को बताएं, और सरकार का इस पर क्या रुख है ये बताइए, और शिक्षक संगठन क्या मांग कर रहे हैं ये भी बताएं। जी जी राजीव, देखिए, अभी तक जो शिक्षक और सरकार के बीच का घमासान है उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है और संशय अभी बरकरार है शीतकालीन छुट्टियों को लेकर। शिक्षा मंत्री से शिक्षक संगठन के कई ऐसे पदाधिकारी मिले थे, उन्होंने सिर्फ इस बात की डिमांड की है आखिरकार जो शीतकालीन छुट्टी होती है, यानी सर्दियों की जो छुट्टी होती है, उनको किया जाए। और ऐसे में राज्य सरकार का तर्क यही है कि करीब 9 महीने से सारे शैक्षिक संस्थान बंद है, तो ऐसे में एक बार फिर अगर छुट्टियां होंगी तो पूर्ण रूप से जो बच्चों की पढ़ाई है वो जरूर प्रभावित होगी। आज शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। आखिरकार इस पूरे महत्वपूर्ण मामले पर आखिरकार क्या फैसला, बिल्कुल ये इसी सिलसिले में बैठक महत्वपूर्ण होगी, लेकिन विरोध संभावनाएं कितनी है कि शिक्षकों को छुट्टी मिल जाए, और इस बात की संभावनाएं कितनी है कि सरकार इस बार छुट्टियां ना दे सर्दियों की? जी जी राजीव, देखिए, ये महत्वपूर्ण है। आखिरकार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करीब 9 महीने ऐसे हो गए हैं कि छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन है, कोरोना संकट काल है, तो ऐसे में जरूर वर्क फ्रॉम होम तो जरूर चल रहा है शिक्षकों का, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई जरूर प्रभावित हुई है। राज्य सरकार की ओर से यही तर्क दिया जा रहा है। आखिरकार अगर 9 महीने के बाद में शैक्षणिक संस्थान खुले हैं और एक बार फिर छुट्टी होगी तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई जरूर प्रभावित होगी। बिल्कुल विनोद, हालांकि आज मुख्यमंत्री बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि स्कूल तो आ नहीं पा रहे, तो ऐसे में उनके पास जो एकमात्र विकल्प है पढ़ने का वो है ऑनलाइन क्लासेस, और ऐसे में अगर छुट्टियों पर अभी शिक्षक चले गए तो सीधा सीधा वो प्रभावित होंगी और कोर्स भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनोद। एक तरफ सर्दी अपने शमां पर है, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही, दूसरी ओर बाड़कोट के जंगल में आग लगी हुई है। आपको बता दें कि अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल जल रहे हैं। किस तरह से चल रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। शाम को ली गई ये तस्वीरें हैं जब आपको धुआं भी दिख रहा है और लाल जलते हुए ये ज्वालाएं भी आप देख रहे हैं। रवाई रेंज के जंगल जल रहे हैं और अब तक सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि, वन क्षेत्र जल चुका है। वन संपदा जल रही है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के जंगलों में पहली बार आग लग रही है। प्रशासन को या वन महकमे को जानकारी ना हो, जानकारी है और यह भी मालूम है कि जंगल जलते हैं और इस मौसम में जानबूझकर लोग आग लगाते हैं, उसके बाद भी इंतजाम नहीं दिखते हैं। जंगल जलते चले जाते हैं, न किसी की संवेदनाएं जंगलों के प्रति बची है, न वन महकमा जागा हुआ दिखता। हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आयोजित इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो कार्यक्रम के दरमियान हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट से हॉल की सीलिंग में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिस हॉल में आग लगी वहां पर इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो लगाया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक्सपो का उद्घाटन किया, लेकिन उससे पहले अचानक ही आग लगी। लेकिन राहत की बात यह है कि उससे पहले वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल फिर से नेपाल के बीमार बुजुर्ग के लिए खोला गया। पुल खुलने के बाद बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय हिस्से में यानी कि धारचूला में पहुंचे, और आपको बता दें कि दोनों देशों की सहमति के बाद ही बीमार बुजुर्ग को नेपाल के रहने वाले जो बताए जा रहे हैं उनको भारत में
लाया गया इलाज के लिए। वो दरअसल भारत में ही इलाज करवा रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ तनाव हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो बंद कर दी गई और करीब 6 महीने के बाद परिजन इस बीमार शख्स को अब लेकर आए, क्योंकि पहले वहां लेकर नेपाल चले गए थे और अब इलाज करवाना था। तो ऐसे में उन्होंने गुजारिश की कि उनको इलाज के लिए भारत आने दिया जाए और उनको आने दिया गया। हरिद्वार में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में एक फरार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार राजनेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और घटना को लेकर उन्होंने दुख जताया। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। परिजनों से बातचीत मेरी हुई और उनकी जो भावना है और जो वो न्याय चाहते हैं तो वो उन्होंने बताया है और यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पर आया है, उनको भी बुलाया मैंने और पूरी बात हमारे अधिकारियों से हो गई है। हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स यहाँ कैंप कर रहे हैं और दोषी को निश्चित रूप में पकड़ेंगे और सजा दिलाएंगे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि जांच का विषय है, तो जांच के विषय में कहना उचित नहीं है, बल्कि यहाँ दुख को बांटने के लिए हम आए और बहुत ही अशोभनीय ये एक धर्म नगरी के अंदर ऐसा कांड हो जाना बहुत दुखद है, तो निश्चित रूप से इसमें हम कार्रवाई करेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने बच्ची के साथ रेप और हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार और प्रदेश की पुलिस पर सीधा हमला बोला। हरिद्वार में मासूम बच्चे के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से लोगों में भी आक्रोश है और राजनीतिक दलों को ऐसे मौके चाहिए होते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, न सिर्फ उठा रही बल्कि खूब कोस रही है, पुलिस को भी कोस रही है, राज्य सरकार को कोस रही है और यही वजह है कि जो बड़े बड़े राजनेता हैं, अब जो सरकार में मंत्री हैं, वो जा रहे हैं पीड़ित परिवार के पास में। क्या कुछ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। तरीके से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्थाएं तार तार हो रही है। अभी हरिद्वार की घटना ठंडी नहीं हुई थी कि पौड़ी के अंदर एक दिव्यांग बालिका के साथ बलात्कार किया जाता है। ऊर्द्वार के अंदर परिजनों को बंधक बना करके जो है डकैती पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल भी समाप्त हो गया है और पुलिस का इकबाल भी समाप्त हो गया है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और ये उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि है और इस देवभूमि में जो घटनाएं घटित हो रही है, ये देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है। हरिद्वार में बच्चे के साथ हुई वारदात को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों में। कांग्रेस मांग कर रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले पर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। पौड़ी में एक जो है बालिका थी, उससे जो है दुष्कर्म होता है। ऊर्द्वार के अंदर डकैती हो जाती है। क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर? क्या हो गया इस प्रदेश की कानूनी व्यवस्था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, सबसे पहली बात कि जब केस जो है, जिस दिन की घटना हुई 3 बजे से लड़की मिसिंग है और वो उसी शाम को जो है केस वर्कआउट हो गया। हरिद्वार में बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आने वाले दिनों में पुलिस के गले की फांस बन सकता है। कांग्रेस सरकार और पुलिस से ये सवाल पूछ रही है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि देवभूमि में क्राइम कंट्रोल में है। पुलिस ने जब ताला खोलने का काम किया और वो व्यक्ति वहीं पर था जो भवन मालिक था, तो कायदा ये बोलता है कि उसको पुलिस हिरासत में ले ली, लेकिन नहीं, ताला खोला गया और बच्ची का शव बरामद किया गया, व्यक्ति भाग गया। और जो मुझे जानकारी मिली, जो परिवार वालों ने जानकारी दी, उनका कहना तो यह है कि जिस व्यक्ति द्वारा कार के माध्यम से उस व्यक्ति को छोड़ा गया, जहां पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर छोड़ा गया। कांग्रेस के आरोप है कि हरिद्वार के साथ ही प्रदेश में क्राइम की कई और बड़ी वारदातें हुई हैं।
बदमाश बेखौफ हैं, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जो हालात हैं उससे साफ संदेश है कि बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। हरिद्वार के अंदर जो उत्तराखंड राज्य का प्रवेश द्वार है, जहां कुंभ होने जा रहा है, वहां पर अगर इस तरीके की घटनाएं घटित होंगी तो देश और दुनिया में क्या संदेश जाएगा। कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, यही हालत हरिद्वार के अंदर हो रही है। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर समीक्षा बैठक की। डीजीपी का कहना है कि इस मामले में पुलिस पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। एक बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जो राजीव है, ये लड़की मिसिंग हुई है 3 बजे से, और राजीव का लोकेशन 5:30 बजे तक दूसरी जगह है, और 5:30 बजे से मुख्य रूप से उसकी वार्ता शुरू होती है, ठीक है ना, और फिर 6 बजे वो घटनास्थल पे आ जाता है। तो अभी तक इन सब के इंडिकेशन ये है कि राजीव को अक्यूज है, उसने जो है साक्ष्यों को छुपाने में, बॉडी को छुपाने में उसका हेल्प किया है। बाकी तो पूरी विवेचना हमारी चल रही है। धर्म नगरी में बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला इतना गर्मा गया है कि अब हर दिन कोई ना कोई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहा है। शुक्रवार को रमेश पोखरियाल निशंक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दोषी जो भी होगा, एक को तो अरेस्ट करके भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को छानबीन कर रही है। दोषी को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस मांग कर रही है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो मैंने पूछा, क्या यहाँ होटल संचालित हो रहा था कि नहीं? होटल संचालित नहीं थी। इसका मतलब वहां पर अवैध गतिविधियां होती है, और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा चौड़ा तारतम्य है, लंबी चौड़ी चीजें एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड को कुछ साल पहले तक अपराध मुक्त राज्य माना जाता था, मगर पिछले कुछ साल के भीतर क्राइम ऐसे बढ़ रहा है मानो अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही ना रहा हो। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, और सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि न तो पुलिस अधिकारियों में अपने काम के प्रति कोई गंभीरता है, न ही कानून व्यवस्था सुधारने की कोई चिंता किसी को है। के बारे में सरकार को ये विचार करना चाहिए, वो ऐसी सजा तय करें कि भविष्य में हिम्मत ना कर सके कोई। फांसी लटका देने से तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसी सजा तय करें। और पूरा देश हिल जाता है, और पूरा उत्तराखंड हिल गया। हरिद्वार में कल धरना भी दिया हमारे विधायकों ने और अध्यक्ष ने। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय अपने संगठन उत्तराखंड किसान कांग्रेस के बैनर तले दिल्ली में धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने हरिद्वार के प्रेम नगर घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, और साथ ही उन्होंने हरिद्वार में हुई चर्चित हत्याकांड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। नहीं, आज हम लोग उत्तराखंड वनाधिकार कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पूरे उत्तराखंड से, हरिद्वार से भी हम कुछ लोग जा रहे हैं, उधर कुमाऊं से काफ़ी लोग आ गए हैं। जो किसानों को की जो हालत है यार, 40 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, और केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रुड़की में शुगर मिल में गन्ना तौलने को लेकर किसानों के 2 गुटों में कहासुनी हो गई। इस दौरान किसानों के गुट ने फायरिंग तक कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में लिया। रुड़की के लिबर हेड़ी शुगर मिल में किसानों के 2 गुटों के बीच गन्ने की तौल को लेकर झड़प हो गई। बात उस वक्त बढ़ गई जब एक गुट के लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के दौरान पता चला कि किसानों के 2 गुट अपना गन्ना शुगर मिल में डालने पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। लिबर हेड़ी का नंबर था ट्रैक्टर ट्रॉली और गन्ना अंदर ले जाने का, लेकिन थीतकी वाले अचानक आए और उन्हें ज़बरदस्ती करके आगे ले जाना चाहा। थीतकी लिबर वालों ने काफ़ी संयम से काम लिया और उनसे कहा कि ठीक है भाई, आप लोग आए हैं तो आप लोग पहले लेके जाइए, और उस पर ये लोग चले गए अंदर। लेकिन अंदर जाने के बाद इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए अपना एक गलत तरीके से तमंचे निकाले जो इनके पास पहले से रखे हुए थे, और उन तमंचों से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
तो यहाँ पर करीब 4-5 राउंड फायर हुए हैं और उसके बाद एक आदमी को पकड़ भी लिया। पुलिस मौके पर पहुँच गई थी, पुलिस ने एक को पकड़ लिया। वहीं तमंचे के 4 जिंदा कारतूस उसके पास अभी हैं। तो और बाकी लोगों के नाम पता मालूम किए जा रहे हैं, मुकदमा कायम करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस और प्रशासन को विवाद की पहले से आशंका थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों गांवों के किसानों को अलग अलग वक्त पर गन्ना शुगर मिल में पहुंचने का समय दिया था। जो तितकी वाले गांव के किसान थे, उनकी शिफ्टिंग का टाइम बिल्कुल इन जो लिबर्टी वाला गांव है उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी टाइप की संभावना पैदा हो सकती है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है, साथ ही किसानों को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। साथ ही किसानों को ये भी चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने फिर से कोई हंगामा किया तो इस बार कार्रवाई भी हो सकती है। एबीपी गंगागिरी, रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए बागी नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जिन नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा था वो अब कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। बताई जाती है वो प्राइवेट होती, गोपनीय होती, इशारे होते हैं। ये तो हमें विचार करना होता है कि क्या हम उन लोगों को यदि टिकट देंगे तो कांग्रेस में कोई विद्रोह तो नहीं होगा। कुछ तराई के विधायक भी नाराज दिखे, तो इसलिए सब जगह के नाराज हैं। सरकार तो आ ही रही है, मानते नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, सरकार आएगी। और भाजपा के एमएलए भी मानते हैं सरकार आएगी, इसीलिए उनमें से कुछ ने हमें इशारा भी दिया है।